नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के भूगोल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भूगोल के पेपर नंबर 1 के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक भूगोल। ठीक है, एक बार आप जरूर अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस दिए गए हैं। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 2 का नाम हो, या पेपर नंबर 3 का नाम हो, या पेपर नंबर 4 का नाम हो, और हो सकता है आपके पेपर नंबर 1 का ही नाम हो। तो अगर आपके पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 4 तक हैं, ठीक है, 4 में से किसी का भी नाम भारत का भौतिक भूगोल है, तो आप आराम से उस पेपर का नाम देख लीजिए और आराम से तैयारी कीजिए, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये साबित होने वाला है। इसमें अतुलगित्रीय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। एक वीडियो में सभी को समेटने का प्रयास करेंगे, खंड आ वाले सेक्शन को। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पहला है। तो इसमें आप लिखेंगे सर सिडनी बुर्डी। कौन? सर सिडनी बुर्डी ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में प्यारे दोस्तों? तो 4 भागों में बांटा है उन्होंने। पहला भाग यहाँ पे आप बता सकते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, ये बताते हैं सिंधु नदी से सतलज नदी तक की लंबाई 562 किलोमीटर, ये आपका पंजाब हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, दूसरा आ गया आपका कुमायूं हिमालय। इसमें आपका आ जाता है सतलज नदी से काली नदी तक की लंबाई 320 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है नेपाल हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक की लंबाई 800 किलोमीटर। ठीक है, और चौथा और आखिरी आपका आ जाता है असम हिमालय। ये हम कह सकते हैं तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक की लंबाई, जो आपकी 750 किलोमीटर की है। ठीक है, इसमें आगे आप लिखेंगे इस हिमालय को असम में रहने वाली अनेक जनजातियों के आधार पर कई उप विभागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, आका पहाड़ी, ठीक है, उसके बाद ढापला पहाड़ी, फिर उसके बाद मिसमी पहाड़ियाँ, ठीक है, जिनमें आका, ढापला और मिसमी जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं कि जो ये आपका हिमालय है मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका असम में जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर असम हिमालय जो है इसको कई भागों में उप भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, वहाँ की जितनी जनजातियाँ उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। जैसे जहाँ पे आका जनजाति रहती हैं उसको हमने आका की पहाड़ियाँ कह दिया है, जहाँ पे ढापला जनजाति रहती है वहाँ उसको हमने ढापला पहाड़ियाँ कह दिया है, और जहाँ पर मिसमी पहाड़ियाँ रहती हैं हमने उसको मिसमी के नाम से घोषित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बारे में जानकारी अच्छे से दे पाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है, जल यातायात पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। मतलब कह रहे हैं कि जल मार्ग यात्री जितने भी लोग हैं यात्रा करते हैं जल के मार्ग से, उनके लिए, और जो हम माल का यातायात करते हैं वहाँ से अब सामान मंगवाते हैं या यहाँ से सामान जल के माध्यम से भेजते हैं, जल के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा भेजते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग शामिल है। आंतरिक जलमार्ग आप समझ पा रहे होंगे, जिसमें पनडुब्बी का आपने नाम सुना होगा, वो जल के अंदर से चलती हैं। ठीक है, और समुद्री जलमार्ग मतलब उसके ऊपर से चलती हैं। यद्यपि जल परिवहन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अगर देखें तो फिर भी जल परिवहन की जो गति है वो अपेक्षाकृत क्या है, काफ़ी ज़्यादा धीमी है, परंतु यह सबसे सस्ता साधन है। क्या ऊपर जाता है आपका? कम पैसों में आप यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए हैं आगे की तथा भारी तथा स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयोग है। और यहाँ पर कम पैसों में आप भारी से भारी चीज़ों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, उस मार्ग के द्वारा आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से जल मार्ग को ज़्यादा अपनाया जाता है, जबकि यहाँ पर गति काफ़ी धीमी होती है। कोई जगह पर अगर आप 2 दिन में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको 3 दिन में ये जल मार्ग से आप पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि कोई भी अगर इसका आप शाब्दिक अर्थ निकालना चाहें शब्द के आधार पर, वैश्वीकरण के शब्द के आधार पर आप इसका अर्थ निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं स्थानीय या फिर क्षेत्रीय वस्तुओं या फिर घटनाओं। कोई ऐसी वस्तु है या फिर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसको हम विश्व के स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया पर लाते हैं। रूपांतरण मतलब उसके रूप को बदलते हैं। ठीक है, उसको परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, वही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा
पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप इसका वर्णन करना चाहें तो एक इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है, भारत सरकार की नई कृषि नीति क्या है, आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारत सरकार की नई कृषि नीति के प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बताए गए हैं। बताए क्या गए हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इस नीति में ढांचागत सुविधाओं का मानवीकरण, ठीक है, क्या ढांचागत सुविधाओं का मानकीकरण, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं नियमित को बेहतर बनाना, क्या नियमित को बेहतर बनाना, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं बिना सोचे फैसले पर अंकुश और शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है। मतलब बता रहे हैं यहाँ पे पहली बात तो क्या बताया गया है, नीतिगत में जो ढांचागत सुविधाएं हैं उनका मानकीकरण किया गया है, साथ ही साथ नियमित को क्या किया गया है, बेहतर बनाया गया है। ठीक है, बनाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पे बताते हैं बिना सोचे फैसले पर, जो जैसे हम कोई भी चीज़ होता फैसला बिना सोचे ले लेते हैं, उसके ऊपर ये नियंत्रण सरकार लगाती है। ठीक है, नियंत्रण लगाती है और शोध एवं विकास गतिविधियों पर ध्यान देती है। कौन देती है, भारत सरकार देती है। ठीक है, इस नीति के तहत आगे लिखते हैं नीति के तहत जैविक उत्पादकों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है। ठीक है, मतलब बताते हैं जो जैविक उत्पाद के निर्यात पर जिस भी प्रकार के आपके यहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाने का भी प्रयास किया गया है कि इनका आप आराम से निर्यात कर सकते हैं। अगर आप निर्यात नहीं करेंगे तो अच्छा धन वहाँ से नहीं कमा पाएंगे। जैसे कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, अगर इसका आप निर्यात नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ आपने पैदा कर ली, अगर उसका आप निर्यात नहीं करते हैं तो आप उसकी अच्छी खासी इनकम नहीं कर पाएंगे, आप उतना भी नहीं कमा पाएंगे जितना आपने लगा रखा है। तो निर्यात करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये सरकार क्या करती है, इस पर भी जोर देती है कि सामानों को आप, जो आपकी वस्तुएं हैं, जो आपने जो कुछ भी आपने उत्पादन किया है, जिनको भी तैयार किया है, उनको आप बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भौम्याकृत प्रदेश क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भौम्याकृत से अभिप्राय धरातलीय उच्चावचन। ठीक है, क्या उच्चावाचन से है, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि धरातलीय उच्चवाचन से है। इसे उच्चवाचन प्रदेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उच्चावचन प्रदेश भी कह सकते हैं। उच्चावचन की समांगता के आधार पर सीमांकित प्रदेशों में भौम्यकृत प्रदेश कहते हैं। अर्थात उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो कह सकते हैं भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश एक प्रकार का भौम्यकृत प्रदेश है। ठीक है, इसमें धरातलीय उच्चावचन के साथ तदनुसार अन्य भौगोलिक विशेष लाभ कर एक जैसा प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब बताते हैं यहाँ पे अगर आप अपने आप के हिसाब से समझना चाहें तो यहाँ पे ऐसे ज़मीन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊंचाइयों पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तरी प्रदेश जो होता है भारत का देखने को मिलेगा, वो सब आपका लगभग इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहे हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, पश्चिमी तट पर नदियाँ ज्वार नदमुख, जिसे हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं, क्यों निर्मित करती हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारत के दक्षिणी पठार के पश्चिम तटीय भाग की आकृति इस प्रकार है जिसमें तटीय मैदानों की चौड़ाई बहुत कम है, अर्थात महाद्वीपीय मग्न तट बहुत कम चौड़े हैं। क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट जो हैं, जो तट महाद्वीप से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी कम चौड़े हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं जिसके कारण नदियों का प्रवाह क्षेत्र अधिक लंबा नहीं है और नदियां मैदानों में बहुत कम प्रवाहित होती हैं तथा ढाल तीव्र है। क्या है, ढाल तीव्र है, अतएव पश्चिमी घाट पर नदियों द्वारा डेल्टाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे ऊंचाई, मान लीजिए ऊंचाई ज़्यादा है, ये मान लीजिए ऊंचाई का स्थान है और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका समुद्र है इधर के तरफ। ठीक है, अब यहाँ से पानी आ रहा है तो सीधा निकल जा रहा है और जो डेल्टा बनता है वो क्या होता है कि दो, जैसे मान लीजिए कोई नदी आ रही है, अब एक नदी का मुंह इधर से घूम गया, एक नदी का मुंह इधर से घूम गया, अब बीच में जो ये आपका मैदान खाली हो गया, इसी को हम डेल्टा कह देते हैं। ठीक है, चलिए
दो नदियों के बीच का, दो अलग अलग नदियां जा रही हैं, मान लीजिए एक नदी इधर चली गई, एक नदी इधर चली गई, तो इन दो नदियों के बीच का जो मैदान होता है इसको हम दोआब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में जान लीजिएगा। एक ही नदी से अगर एक ही नदी के बीच में कोई स्थान छूट जाता है तो उसको डेल्टा कह देते हैं, और दो नदियों के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हिमालय के संरचनात्मक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, भूगर्भिक रूप से युवा, नवीन एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बनावट की दृष्टि से वलित, वलित का मतलब आप समझ रहे इस टाइप से। ठीक है, तो इसको वलित कहते हैं। वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पहला तो आप ये समझिए कि जो आपका ये हिमालय है ये अभी युवा है, नया नया बना है। ठीक है, बनावट के दृष्टिकोण से देखें तो ये वलित है, अगर पैदाइशी से देखें तो ये अभी युवा है, और वलित के हिसाब, बनावट के हिसाब से देखें तो ये आपका वलित, वलित मतलब कुछ इस टाइप से, ये समझ रहे हो ना बात को, यहाँ पे इस टाइप से कुछ है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। ठीक है, और विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे नई मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराव से हुई। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, ये भारत की प्लेटें थी और ये यूरोपियन प्लेटें थी, जब दोनों ये इसके तरफ बढ़ना शुरू की, ये इसके तरफ बढ़ना शुरू की, अब भाई ये इधर बढ़ रही, इधर बढ़ी, जब दोनों आपस में टकराई तो यहाँ के जो बीच का मलबा था, ये मलबा बाहर निकल आया, और बाहर निकल के ये ऐसे ढेर लगता चला गया, और इससे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा कर लें। हाँ, लिखते हैं, हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अल्पाइन भूसंचरण के तहत टार्सियरी युग में टेथिस भूसंगति, जिसे सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेथिस सागर के अवसादों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, टेथिस सागर में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। मतलब कह रहे हैं टेथिस सागर जो था, इसके बारे में हम कभी जब बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे कुछ अवसाद, मतलब कि वहाँ पे कुछ गीली मिट्टियों टाइप की, यहाँ पे कुछ जुड़ाव, कुछ चीज़ें इकट्ठा हुई थी। ठीक है, आप गीली मिट्टी समझ सकते हैं, वो इकट्ठा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अवसाद जो बता रहे हैं उनके जमाव से, अब जब दो जमीनें यहाँ से, मान लीजिए एक जमीन यहाँ थी, एक जमीन यहाँ थी, अब ये दोनों जब आपस में टकराई भैया, तो ये चीज़ें कहाँ भागेंगी, तो ये सारी चीज़ें ऊपर की तरफ भागी, और जब ऊपर की तरफ भागी तो वहीं पे हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, परिणाम स्वरूप हुआ। अतः हम टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छे से जान पाए होंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि कृषि प्रदेशों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या देंगे कि कृषि जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी से संबंधित विशेषताएं, किसी विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं वहाँ की पर्यावरणीय समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की विकास रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। इन आधारों पर योजना आयोग ने 1989, ठीक है, 1989 ईस्वी में भारतीय कृषि जलवायविक प्रदेश को 15 बृहत भागों में विभाजित किया। कितने? 15 बड़े बड़े भागों में किसने? योजना आयोग ने जो है इसको बांटा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता पाएंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि भारत की बदलती औद्योगिक संरचना से आप क्या समझते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि अपने प्रारंभिक चरण में भारत में औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग का विस्तार हुआ। ठीक है, इसका प्रभाव और अधिक जटिल हो गया और इसके आगे बढ़ने के साथ कई अन्य परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप भारत के शहरी क्षेत्रों में एक औद्योगिक वर्ग संरचना निर्माण हुआ। ये लोग कारखानों के मालिक थे जिन्होंने बड़े पैमानों पर औद्योगिक, जिसे हम उत्पादन कहते हैं, कारखानों में सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके बारे में बता पाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि भारत में परमाणु शक्ति के विकास की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा की एक निश्चित एवं
भूमिका है, ठीक है। क्या है? एक निश्चित एवं निर्यात भूमिका है। भारत में परमाणु ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का श्रेय होमी जहांगीर भाभा को है। किसको है? होमी जहांगीर भाभा को है। भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अक्टूबर 9 से 10, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अक्टूबर 9 से 10 की स्थिति के अनुसार 9-10, ठीक है, 9 से 10 की स्थिति के अनुसार भारत में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 2.4% है। 1993 में गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक, क्या विनियामक बोर्ड भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए नियामक संस्था है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप परमाणु के ऊर्जा के बारे में भी बता पाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि असम, ठीक है, जिसे हम ओसोम के नाम से भी जानते हैं, असम खनिज तेल क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा खनिज तेल आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो असम से प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पेटी में खनिज तेल पाया जाता है। 1000 किलोमीटर लंबी क्या है? पेटी है जिसमें तेल पाया जाता है। यह पेटी इस राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा से आरंभ होकर के खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों के से होती हुई, ठीक है, कहाँ? कछार जिले तक फैली हुई है। खासी और जयंतिया जो है ये दो प्रकार की जनजातियाँ, खासी, गारो खासी, जयंतिया, ये 3 प्रकार की जनजातियाँ हैं। अगर आपने इनके बारे में रखा होगा तो ये वही बता रहे हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्त? उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होती है और खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों के बीच से होते हुए कछार जिले तक ये फैली हुई है। यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो पहला आपका यहाँ पे बताया गया है, कौन सा बताया गया है? डिगबोई तेल क्षेत्र। पहला डिगबोई तेल क्षेत्र, ये ऊपरी असम के उत्तरी लखीमपुर जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा आपका बताया गया है नाहर कटिया तेल क्षेत्र, ये जो है आपका उत्तरी लखीमपुर जिले से लेकर के डिगबोई से 32 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बूढ़ी दिहिंग नदी, क्या? बूढ़ी दिहिंग नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे तीसरा जो आपका बताया गया है मोरन हुगरीजन, क्या? मोरन हुगरीजन तेल क्षेत्र, ये आपका कहाँ से है? नाहर कटिया तेल क्षेत्र से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, ठीक है। तो ये 3 भाग आप यहाँ पे बता पाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 चीज़ें बताई गई हैं, पांचों पे आपको यहाँ पे टिप्पणी लिखना है। पहला आपका भाबर प्रदेश, दूसरा आपका तराई प्रदेश, तीसरा आपका बांगर प्रदेश, चौथा खादर और पांचवा आपका भाबर प्रदेश, ठीक है। सॉरी, 4 ही है आपके यहाँ पे। तो भाबर प्रदेश के बारे में हम पढ़ते हैं। भाबर प्रदेश के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे बताया गया है शिवालिक श्रेणियों के बाह्य ढालों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, के बाह्य ढालों पर नदियों द्वारा लाई गई कंकरीली बलुई मिट्टी के निक्षेप भाबर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब बता रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पे आपकी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियों से जैसे आपकी नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ कुछ ना कुछ अपने साथ कंकड़, पत्थर, बलुई मिट्टी लेकर के निकलती हैं। और जो बलुई मिट्टी वहाँ से लेकर के निकलती हैं तो यहाँ पे आके बाहर किनारे कहीं ना कहीं पे लग जाती हैं, तो उन क्षेत्र को हम भाबर के नाम से जानते हैं। आगे लिखते हैं, शिवालिक को पार करते हुए अनेक छोटी जलधाराएँ कंकड़ व बजरी युक्त धरातल में विलुप्त हो जाती हैं तथा पर्याप्त दूर, एक मिनट, अरे भाई साहब, हाँ, पर्याप्त दूर तक वे भूमिगत जल की भांति प्रवाहित होती है। मतलब कह रही हैं कि वहाँ से निकलते ही कुछ देर वो क्या होती हैं कि कक्कड़ और मिट्टी के कारण, वहाँ पे जो बलुई मिट्टी होती है उनके कारण वो जमीन के अंदर से नदियाँ प्रवाहित होती हैं अलग अलग धाराओं में। तो वही बता रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं भाबर की यह पट्टी लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी होती है। तो आप पहाड़ी से लेकर के, मान लीजिए पहाड़ी है और यहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर चलें तो 8 किलोमीटर तक आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? भाबर का मैदान देखने को मिलेगा। दूसरा आपका आ जाता है तराई प्रदेश। यहाँ पे आप लिखेंगे भाबर प्रदेश के आगे अदृश्य रूप से प्रवाहित जलधारा पुनः धरातल पर प्रकट होती हैं। भाबर प्रदेश में जो नदियां जमीन के अंदर चल रही थी वही अब आगे चल के बाहर फिर से निकल आती हैं। ढाल की कमी के कारण यत्र तत्र
दलदली भूमि पाई जाती है, मतलब कह रहे हैं वहाँ पे ढाल की कमी होने के कारण पानी का रुकाव होता होगा, और रुकाव होता है तो इस कारण से वहाँ की ज़मीनें जो हैं क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा दलदली पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें ऊंची घास, सघन वन एवं वन्य जीवों की बहुलता पाई जाती है। इन सघन वनों में कभी कभी मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप रहता है, ठीक है, रहता था, किंतु अब अधिकांश वनों को साफ करके फार्म बना दिए गए हैं। सूक्ष्म कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण तराई प्रदेशों में सामूहिक कृषि के सफल प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे। दूसरा आपका आ जाता है, दूसरा आपका हो गया, पहले तो आपका कौन सा आया, भाबर, ठीक है, उसके बाद क्या आया, तराई, अब आपका आ गया बांगर। बांगर में देखें तो यह प्राचीन काप से निर्मित अपेक्षाकृत उच्च भाग है, ठीक है, ये क्या है, अपेक्षाकृत क्या है, उच्च भाग है। यहाँ सामान्य वर्षा काल में बाढ़ जल पहुँच नहीं पाता है, मतलब कह रहे हैं कि अगर सामान्य वर्षा काल में देखें तो यहाँ तक जो है पानी भी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ जलतल अधिक गहराई पर मिलता है, मतलब कह रहे हैं अगर यहाँ पे पानी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको गहराई में जाना पड़ेगा, तभी आपको पानी मिलेगा। यहाँ चूना युक्त ककरीली मिट्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है, चूना युक्त, चूना से युक्त एक ककरीली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता कम होती है, नमी, आर्द्रता का मतलब नमी हुआ, नमी कम होती है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में बांगर भूमि का अधिक विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आएंगे चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है खादर प्रदेश, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि ये नवीन काप से निर्मित निचले मैदानी भाग हैं, क्या है, निचले मैदानी भाग हैं, जो वर्षा काल में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। नए कछारी भाग जो निचले मैदान हैं और जहां बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परतें जमा कर देता है, उन्हें खादर के नाम से पुकारते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल को खादर की अधिकता है, ठीक है। मतलब बताते हैं कि बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से क्या होता है, जो पुरानी मिट्टियाँ होती हैं वो बह जाती हैं, और साथ ही साथ जैसे वो बाढ़ खत्म होती है वो नई मिट्टियाँ अपने साथ बाढ़ लेकर के आती है, तो उन प्रदेशों को हम क्या कह देते हैं, खादर प्रदेश कर देते हैं। और ये खासकर आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि टिप्पणी लिखिए, फिर से आपसे पूछ रहा है, और 3 पॉइंट आपको इस बार दिए गए हैं। कितने दिए गए मेरे पास दोस्त, 3 पॉइंट। पहला दिया गया है पश्चिमी घाट, दूसरा दिया गया है द्वीप समूह, और तीसरा दिया गया है पूर्वी घाट। तो पहले हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, तो भारत के पश्चिम तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है उसी को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे विश्व में जैविकीय विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरला से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ठीक है। किसने किया है, यूनेस्को ने। कब किया है, 2012 में। कितने स्थानों को, तो 39 यानी 39 स्थानों को उसने जो है विश्व धरोहर घोषित किया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा आपका आ जाता है कौन सा, यहाँ पे मेरे पास दोस्त, द्वीप समूह के बारे में। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट से कुछ दूर अनेक द्वीप स्थित हैं, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी आप समझ रहे हैं ना, जिसे पहले तो आप मैप समझ लीजिए। ये आपका क्या हुआ, उत्तर, ये आपका क्या हुआ, दक्षिण, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, उत्तर, और ये आपका क्या हुआ, दक्षिण। ये आपका हुआ पूरब, और ये आपका क्या हुआ, पूर्व, और ये आपका क्या हुआ, पश्चिम, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो जो भारत का ये वाला भाग है, जैसे भारत का अगर नक्शा देखें हम लोग तो कुछ इसी प्रकार से है ना, यहाँ से ले जाके यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे, इतने अच्छे से नहीं बन पा रहा है तो कुछ इसी प्रकार। तो इस वाले भाग की वो बात कर रहे हैं यहाँ, इस वाले भाग की, उत्तर और पूरब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भारत के पूर्वी नहीं, यहाँ पे है भारत के पश्चिम और पूर्वी तट से कुछ
दूर अनेक द्वीप स्थित हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले क्षेत्र पे देखें तो यहाँ पे आपको लक्षद्वीप वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और भारत के अगर इस पे देखें तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, द्वीप स्थित हैं जिन पर भारत का अधिकतर अधिकार है। किसका है? भारत का अधिकार है। इनमें से आपका लक्षद्वीप, ठीक है, उसके बाद पाम्बन द्वीप, उसके बाद हेयर द्वीप, फिर उसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है? पारिकुद द्वीप समूह है। ठीक है, पारिद्वीप मुख्य है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। चलिए, अब आपका तीसरा जो है पूर्वी घाट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। इसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी घाटी, ठीक है, किसके समांतर? महानदी घाटी से दक्षिण और नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में है, जो सतत नहीं है। सतत मतलब लगातार नहीं है, बल्कि ये अनियमित हैं। ठीक है, मतलब इनका पता नहीं है, इधर उधर भी हो जाती हैं, क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इस जगह जगह पर अपरदित किया है। ठीक है, क्या किया है? अपरदित मतलब काट रखा है। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसके बारे में लिख पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किसके किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में और काली मिट्टी के बारे में, या जिसे हम रेगुर या फिर जिसको हम चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त? कि जलोढ़ मिट्टी उसे कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहकर लाई जाती हैं, कहीं अन्यत्र जमा की गई हों। ठीक है, यह मुरमुरी, कौन सी? मुरमुरी अथवा ढीली होती हैं, अर्थात इनके कण आपस में सख्ती के साथ बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनाते। ठीक है, मतलब कुछ बलुई टाइप के, बलुई मिट्टी आपने देखा है ना, अगर आपके यहाँ पर होती होगी तो आपने देखा होगा कि उनसे आप कोई सामान जल्दी नहीं बना पाते होंगे। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। फिर लिखते हैं जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के प्रदेशों से मिलकर बनी होती हैं, पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें गाद तथा मृत्तिका के महीन कण बालू एवं बजरी की अपेक्षा बड़े कण भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं इतनी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। चलिए बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारत में काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के ठंडे होने के उपरांत बेसाल्ट लावा के अपक्षय टूटने फूटने से हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह फटती हैं, मान लीजिए यहाँ पे फटी, तो ज्वालामुखी जब फटती हैं तो उनके साथ लावा निकलता है। ठीक है, वो लावा दूर दूर तक बह भी जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो वो जो लावा होता है पहले तो लाल होता है, जब वो धीरे धीरे सूख जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर की आग गायब हो जाती, बारिश वारिश होने के कारण, तो वो धीरे धीरे काला हो जाता है। ठीक है, तो उसी काले लावे से बनी उस मिट्टी को जो है हम काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखते हैं मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में गहरी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये मृदा दक्कन ट्रेप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं रामनाथपुरम, उसके बाद कोयम्बटूर, उसके बाद तिरुनवेली जिलों में। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में तक फैली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे बता पाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मृदा क्षेत्र में वनस्पति के अभाव के कारण कृत्रिम एवं प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का खंडित होना या टूट कर गिरना अथवा पानी द्वारा बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। कृत्रिम
अथवा प्राकृतिक दो कारक यहाँ पे बताए गए हैं। कृत्रिम का मतलब ये हुआ आपको कहीं पे मिट्टी का काम लगा तो आप वहाँ से खुदवा लिए, मिट्टी निकलवा लिए, ईंटा बनवा दिए, या कहीं पे मिट्टी आपको पटवाना था वहाँ से उठा के वहाँ पे आप कर दे, तो एक तो ये हो सकता है, ये कृत्रिम होता है। एक आपका प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक क्या होता है कि बाढ़ आई, उसमें आपकी मिट्टी बह गई, और ये कब बहती हैं, जब वहाँ पे आपकी वनस्पति कम होती, पेड़ पौधे, ठीक है, घास फूस जब कम होती हैं तो वहाँ की मिट्टियाँ क्या होती हैं, बहने लगती हैं। और अगर घास फूस के पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं तो वहाँ की मिट्टियाँ कम बहती हैं, नहीं बहती, ना के बराबर बहती हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, यह प्राकृतिक कारकों जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरों द्वारा घटित होती हैं। इस प्रकार मृदा के ऊपरी परत के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन के कहा जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के कारण विशेष रूप से तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ढीली व हल्की परतें होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मृदा संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय महत्वपूर्ण है। पहला बताया गया है पहाड़ी ढाल, बंजर भूभागों, ठीक है, तथा नदियों के किनारे उपयोगी वृक्ष लगाए जाएं। वृक्ष लगाने से हम मिट्टियों को रोक पाएंगे, बह नहीं पाएंगी डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा बताया गया है फसलों का हेर फेर किया जाए, मतलब बदलती रहें फसलें, एक प्रकार की फसलें ना हों। ढालू भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जाए, मतलब बता रहे हैं जैसे मान लीजिए ढालू खेत है तो आप सीढ़ी नुमा, यहाँ से यहाँ तक आपको बराबर लगे तो यहाँ से यहाँ तक बोइए, फिर ये कर दीजिए, सीढ़ी नुमा बनाइए, जिससे मान लीजिए यहाँ की मिट्टी कटी तो यहाँ पे कम से कम रुक जाए, यहाँ से कटी तो यहाँ पे रुक जाए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से मिट्टी कटे, पता लगे सब बहाते हुए चली जा रही है, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। ठीक है, तीसरा बताते हैं, तीव्र जल प्रवाह को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी की जाए, मतलब बड़े बड़े मेड़ बनाए जाएं ऊंचे ऊंचे। चौथा बताया गया है, अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाया जाए, मतलब वहाँ पे बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर वहाँ पे घूमने ना पाएँ, क्योंकि उनके पैर पड़ने से मिट्टियाँ खुद जाती हैं, और जब मिट्टियाँ खुद जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त, तो बाढ़ या पानी आने पर वो मिट्टी बह जाएगी। समझ में आया? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्या मेरे प्यारे दोस्त, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आप लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के भारतीय इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान को कहते हैं, जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, ठीक है, उसके बाद आंध्र महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर में से नमी लेकर के उसे अचानक वर्षा एवं बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का भारत में प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने के का पूर्व संकेत माना जाता है। मतलब कह रहे हैं अगर रात का आपको तापमान बढ़ा दिखाई पड़े तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे इस प्रकार के तूफान आने वाले हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे यहीं पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 4 चीजें बताई गई हैं, आम्र वर्षा, ठीक है, दूसरा बताया गया है फूलों वाली बौछार, तीसरा आपका बताया गया है काल बैसाखी, और चौथा आपका लू बताया गया। तो पहले हम आम्र वर्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे, कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा में आम्र की बौर पेड़ से टूटकर गिरती नहीं। ठीक है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है फूलों वाली बौछार, इसमें आप लिखेंगे, इस वर्षा
से केरल की निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्रों में कहवा फूल खिलने लगते हैं। ठीक है, मतलब बता रहे हैं इस प्रकार की जब वर्षा होती है तो केरल के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बारिश होने की वजह से कहवा के फूल क्या होते हैं, गिरते नहीं हैं, वो फूल खिलने लगते हैं। और ठीक है, चलिए तीसरा यहाँ पे बताया गया है काल बैसाखी। काल बैसाखी आप लिखेंगे ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम की चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। ठीक है, इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। ठीक है, बताते हैं इसका अर्थ बैसाख महीने में आने वाली तबाही, जिसे लिखते हैं चाय, ठीक है, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, बैसाख महीने में आती हैं शाम को। ठीक है, इनका नाम काल बैसाखी इसीलिए रखा गया है कि ये तबाही मचाते हुए चलती हैं। ठीक है, हवा और पानी दोनों साथ में रहता है, पानी नमी बना देता है, हवा फसलों को गिरा देती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए लू के बारे में बात करते हैं। तो लू आपने यहाँ पे सुना होगा ना, वही गर्मी इस समय तो चल ही रही होंगी अच्छी खासी, तो यहाँ पे वही बताया गया है, या पंजाब से बिहार तक के उत्तरी मैदानी इलाकों और दिल्ली तथा पटना के बीच उच्च तीव्र चलने वाली गर्म, शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। ठीक है, तो ये आपको लू कहलाती हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों पर भारत सरकार एक शीघ्र शीर्ष मंत्रालय है। ठीक है, मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य देश में ऊर्जा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा का विकास करना है। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु ऊर्जा की पहचान एक प्रमुख ईंधन के रूप में की गई है। ठीक है, भारत में 31 जनवरी 2020 तक नवीकरणीय, ठीक है, विद्युत ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता 85.90 गीगावाट, मतलब 23.3% थी। गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, महासागरीय लहरें, फिर उसके बाद बायोमास आदि स्रोतों से प्राप्त होती हैं। ये संसाधन नवीकरणीय का प्रदूषण रहित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता पाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है संक्षिप्त में भारत में उपयोग होने वाले निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर प्रकाश डालिए। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर उसके बाद बायोगैस ऊर्जा, उसके बाद महासागरीय ऊर्जा, और सबसे आखिरी में आपको भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो पहले आप डालेंगे सौर ऊर्जा के बारे में। यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा के प्रयोग बहुउद्देशीय हैं। यहाँ पे दूसरी बात लिखते हैं, धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की औद्योगिकी लाभदायक है। तीसरा लिखते हैं भारत भी एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना आप उपयोग करना चाहें उतना कर सकते हैं। चौथा बताते हैं पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का औसत मात्रा लगभग 1353 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका पवन ऊर्जा बताया गया है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि पवन गैर परंपरागत ऊर्जा की एक प्रमुख स्रोत है। लिखेंगे यह सस्ती प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं सन्मार्गी पवनों व पछुआ पवनों, क्या सन्मार्गी पवनों या फिर पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवने प्रणालियों और मानसूनी पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा आपका आ जाता है बायोगैस। ठीक है, क्या बायोगैस के बारे में जाने, तो यहाँ पे लिखा गया है जैविकीय अपशिष्ट जैसे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों से, ठीक है, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। ठीक है, इसके आगे लिखते हैं कि इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस संयंत्र
नगर पालिका द्वारा सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। ठीक है, पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश में बायोगैस उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार का स्थान है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे अनुमानित क्षमता के उपभोग की दृष्टि से महाराष्ट्र 74% और गुजरात 62% अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। आखिरी आपका जो आखिरी कह रहे हैं, आखिरी से एक पहला जो होता है आपका महासागरीय ऊर्जा, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समुद्र का जल महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण अर्थात ओटेक ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ओटेक में समुद्र की ऊपरी सतह से 1000 मीटर की गहराई तक 1000 मीटर की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में जहां समुद्री तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, वहां ओटेक से ऊर्जा उत्पादन का व्यापक संभावनाएं हैं। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे और आखिरी आपका कौन सा है, भूतापीय ऊर्जा। क्या है भूतापीय ऊर्जा? इसमें आप लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों से उत्पन्न ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के गर्भ में मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? सब अत्यधिक ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उस समय निकलती है। इस ताप ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गीजर गर्म जल को के प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं इसके निकलते गर्म पानी से भी ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। ठीक है, फिर लिखते हैं इसे एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर और आखिरी क्वेश्चन आपका आज से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर सच्छरित टिप्पणी कीजिए। 3 चीज़ें बताई गई हैं, दक्षिणी दोलन के बारे में, एल नीनो के बारे में, उसके बाद ला नीना के बारे में। तो पहला आप लिखेंगे दक्षिणी दोलन के बारे में। यहाँ पर लिखेंगे जब कभी हिंद महासागर की ऊपरी सतह का दबाव अधिक होता है या प्रशांत महासागर के ऊपर निम्न दाब बनता है, तब हिंद महासागर के सागर पर उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। दोनों महासागरों के इस उच्च एवं निम्न वायुदाबीय अंतः संबंध को दक्षिणी दोलन कहते हैं। ठीक है, चलिए एल नीनो के बारे में बात करें तो यह लिखते हैं कि यह पेरू के तट पर पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली एक गर्म धारा है। इसके प्रभाव के कारण भारत में कम वर्षा होती है। ठीक है, आखिरी और तीसरा लिखेंगे ला नीना के बारे में। यहाँ पे आप लिखेंगे ला नीनो जो है आपका के विपरीत संकल्प है। क्या? एल नीनो के विपरीत, यह एल नीनो के विपरीत संकल्पना है। इसके प्रभाव में भारत में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।